हम लोग फेडरलिज्म का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं ना, फेडरलिज्म पार्ट 5 है ना, पार्ट 5। ये हम लोग का सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इसमें कह रहा है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, ठीक है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बाकी जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वन बाय वन करके हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज फिर उसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज फेडरलिज्म। मुझे लगता है कि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। एक एक चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इंटरनल भी जाकर के बहुत सारे क्वेश्चन राइज भी करके हम लोगों ने देख लिया। दूसरा जो पढ़ना था वो पढ़ना था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें टोटल 7 फीचर्स हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें से होल्डिंग टुगेदर और ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एक हम लोग का क्लास स्पेशली लेना, उसको लास्ट में हम लोग देखते हैं करेंगे। थर्ड जो पढ़ना था, पढ़े हुए हम लोग, उसमें पढ़े हुए हैं कॉन्क्रेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, रेसिडुअल। वो टॉपिक कौन सा था भाई? उस टॉपिक का क्या नाम है? तो उसको हम लोगों ने कहा था व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इसमें भाई हम लोगों ने कितने चीजों को पढ़ा हुआ है? तो पहला पढ़ा हुआ हम लोगों ने यूनियन लिस्ट, दूसरा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने स्टेट लिस्ट, और तीसरा पढ़ा हुआ है फिर से कॉन्क्रुएंट लिस्ट। और इसमें चौथा आ गया था हम लोग को, जो संविधान बनने के बाद कुछ विषय आए थे, उसको हम रेसिडुअल लिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब जो लास्ट टॉपिक हम लोग का सेकेंड लास्ट टॉपिक है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। इस पर हम लोग चर्चा करें कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस का मतलब क्या कर रहा है, ये टॉपिक एक्चुअली कह क्या रहा है। ये सारे जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, व्हाट अबाउट द टॉपिक वी हैव स्टडी, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज यू मे आस्क, आप पूछिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? कुछ किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा? व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? ये ना, ये तो अभी स्टार्ट होना है, अभी आज पढ़ेंगे हम लोग। बाकी ये 1, 2, 3, ये चौथा है। ये एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक है? फोर्थ है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने डीपली पढ़ लिया है, ठीक है। और इसके पहले डीपली पढ़ने से पहले एक बार हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लासेस भी किया था, उसका भी यूट्यूब पर वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने सब कुछ आपको ये करा दिया, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने बाकायदे पढ़ा हुआ है, डीपली जाकर के पढ़ा हुआ है। ये चौथा आज हम पढ़ाएंगे आज आपको, ठीक है ना। ये फिर से तो लास्ट बार में जब डाउट क्लासेस एक होगा ना, जब when we completed the chapter, the next classes will be the doubt class, है ना। whatever were the problem you suffered from each and every topic, we will discuss it later. क्लियर हुआ?
नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। इसको समझते हैं पहले। कह रहा है कि संघवाद को कैसे व्यवहार में लाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? संघवाद को कैसे व्यवहार में लाया जाए, ये कह रहा है। मतलब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, यानी इसको व्यवहार में हम कैसे लाएंगे। ठीक है, तो भाई संघवाद का मतलब क्या हुआ? पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल अथॉरिटीज में और कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट में। ये बार बार इतना बार बोल चुके हैं हम कि याद हो गया होगा। सेंट्रल अथॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में हम पावर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जब हम पावर को अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग व्यवस्था में क्या कर रहे हैं, जितना पावर को हम क्या करेंगे, बांटेंगे, जितना इसकी क्या होगी, पावर की, सत्ता की क्या होगी, साझेदारी होगी, उतना ही ज्यादा हमारा लोकतंत्र क्या होगा, व्यापक होगा। उतना ही ज्यादा हमारा लोकतंत्र क्या होगा, बड़ा होगा। उतना ही ज्यादा हमारा लोकतंत्र क्या होगा, प्रैक्टिस में आएगा, व्यवहार में आएगा। तो संघवाद को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक व्यवस्था बनाई जिसको हम लैंग्वेज पॉलिसी कहते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है? भाषा नीति। सबसे पहले हम लोगों ने व्यवहार में लाने के लिए क्या बनाया भाई? तो भाषा नीति क्या होता है ये समझना। दूसरा हम लोगों ने बनाया लैंग्वेज पॉलिसी होगा लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट इसको कहते हैं भाषाई राज्य। भाषाई राज्य। अब थर्ड हम लोगों को पढ़ना है सेंटर स्टेट। सेंटर स्टेट रिलेशन। यानी ये तीन जो चीजें हैं जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में बात आई? देखो और एक चीज बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर देने के लिए द टॉपिक शुड बी इन योर माइंड। टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आज फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लें कि अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आता है स्टेट लिस्ट से, यूनियन लिस्ट से, कॉन्फ्लुएंट लिस्ट से, रेसिडुअल लिस्ट से, तो you should have already understand in a nanosecond that from which topic this particular question rises। किस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया, तो टॉपिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री का ही ये क्या है, क्वेश्चन है। और चूंकि इस पूरे टॉपिक में तीन ही चीजों को क्या करना भाई, पढ़ना है। ठीक है, यूनियन लिस्ट को पढ़ना है, स्टेट लिस्ट को पढ़ना है, कॉन्फ्लुएंट लिस्ट को पढ़ना और रेसिडुअल लिस्ट को। उसी तरीके से जब हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, इसमें सिर्फ तीन ही टॉपिक पे क्या करना है, हमको चर्चा करना है, तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और पार्टिकुलर व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर रिलेटेड टू द टॉपिक, हम उसको आसानी से अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट विच टॉपिक इज रिलेटेड, विच सब्जेक्ट इज रिलेटेड विथ विच टॉपिक, which question arises from the which topic. If you memorize it, easily you can handle exam, easily you can give the appropriate answer। क्योंकि हर चीज को मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके टॉपिक पर क्या करो, अपने आप को कमांड करो। तो टॉपिक्स हमारे यहाँ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हो गया फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, व्हाट इज फेडरलिज्म। दूसरा हो गया फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तीसरा हो गया हाउ फेडरलिज्म, तीसरा हो गया व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, और चौथा हो गया क्या,
हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। तो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए 3 टॉपिक क्या करना है, आपको याद रखना है। पहला हम लोग डिस्कस किस पर करेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी। क्लियर हुआ। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कोई भी ये इरेज कर देना। हमको इसमें मुख्यतः समझना क्या है, 3 टॉपिक में बात करना है। कौन कौन से टॉपिक, लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्विस्टिक स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, फिर हेडिंग बना देंगे। वहां कह रहा है कि अगर संघवाद को सक्सेस बनाना चाहते हैं, यहां से एरो निकल रहा है, अगर फेडरलिज्म को हम क्या करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो सक्सेस संविधान को, ये फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का होना जरूरी है। पहले ही लाइन पढ़ो, कितना पढ़े उस पर ध्यान मत दो। व्हाट यू हैव लर्न टुडे क्लासेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि अगर फेडरलिज्म सक्सेस हुआ, सक्सेस का मतलब क्या, सफल रहा है, सक्सेस का मतलब सफल हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है। तो पहला लाइन में कह रहा है कि इफ फेडरलिज्म इज अ सक्सेस, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब ये बच्चों को समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, अगर संघवाद सक्सेस हुआ है तो उसमें संविधान की नीतियां, संविधान में बनाए गए कानून या संविधान अकेले जिम्मेवार नहीं है। यानी अगर फेडरल सक्सेस हुआ है तो सिर्फ ओनली ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं हुआ, यानी आगे इसका डॉट 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 है। यानी संविधान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है जो फेडरलिज्म को सक्सेस करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो क्या है भाई, ठीक है ना। आगे यहां पर छोड़ दिया हम लोगों ने, पहला फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने में किसका योगदान है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का, ठीक है। फॉर दोज ऑफ द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कह रहा है कि सिर्फ संवैधानिक तरीके से, तौर तरीके से ही फेडरलिज्म सक्सेस हो, ये कोई जरूरी नहीं है और इतना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अलावे और भी कुछ चीजें चाहिए किस चीज को सफल कर बनाने के लिए, फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने के लिए। याद हो गया क्या है वो चीज। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सेसेड इन इंडिया, अगर भारत में संघीय व्यवस्था क्या हुई है, सफल हुई है, it is not merely because of the clearly laid out constitution provision. This really success of the federalism in India can be attributed to the name of the democratic politics in our country. तो दूसरा कह रहा है कि दूसरा इसका भाई क्या है भाई, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये अब दोनों को ऐड करेंगे। कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था अगर सक्सेस हुई है तो वो सिर्फ संवैधानिक तौर तरीकों से नहीं हुई है। इस फेडरलिज्म इज अ सक्सेस इन इंडिया, दैट इज नॉट ओनली ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑल्सो प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये दोनों शब्दों को तो पहले समझो। बच्चे पूछते नहीं है, टीचर समझाएंगे नहीं, तो भैया रट्टा मार करके तो आंसर नहीं दिया जा सकता। चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, आप कैसे, चीजों को समझने, याद भी करने के लिए समझना जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू मेमोराइज एनीथिंग यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। पहले आपको समझिए। कितने लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और कितने लोग समझते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, नहीं है, नहीं समझते। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का अगर हिंदी में लिख दिया जाए, मान लो कि बहुत सारे टीचर हिंदी लिख देते हैं, समझ गया नहीं समझा, फिर भी नहीं बच्चे समझते। इसको कहते हैं लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक राजनीति। और इसको क्या कहते हैं, संवैधानिक, संवैधानिक तरीका
ये दोनों मिल गया, तब हम क्या बना दिए, सक्सेस बना दिए किसको, फेडरलिज्म। ये क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, तो इसको कहते हैं लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग ऑल द बॉडीज, या इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, यानी जो अधिकार हमें मिला है वही अधिकार आपको भी मिला है, जो अधिकार एक राज्य को मिला है वही अधिकार दूसरे राज्य को भी मिला है, जो अधिकार एक संस्था को मिली है वही अधिकार दूसरे संस्था को भी मिली है। इसको क्या कहेंगे भाई, लोकतांत्रिक राजनीति, यानी लोकतंत्र में हर किसी को बराबर समानता का क्या है, अधिकार, इक्वल राइट है। इसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्लियर हुआ। मान लो कि भाषा अगर बनाया गया तो भाषा के आधार पर अगर राज्यों को क्या किया गया, बांटा गया, तो किसी राज्य के साथ बेईमानी नहीं की गई, ऐसा नहीं किया गया कि किसी विशेष राज्य, किसी राज्य को क्या कर दिया गया, विशेष अधिकार दे दिया गया और किसी राज्य को कम अधिकार दिया गया, ऐसा नहीं है, खास करके किसमें, भाषा में। हाँ, राज्यों को बांटा गया, उस समय हम लोगों ने पढ़ा हुआ था भाई कि एक नॉर्मल राज्य है, दूसरा स्पेशल स्टेटस वाला राज्य और तीसरा यूनियन टेरिटरीज वाला। तो वो भी बंटवारा किसके कारणवश हुआ, पावर का कम या ज्यादा होना किसके कारणवश हुआ, दैट डिपेंड ऑन द हिस्टोरी एंड द ज्योग्राफी, उनके इतिहास और भूगोल पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में द पावर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन, the power should be equally distributed among the organization, the power should be equally distributed among the organs of government, forms of government among the citizen, सब जगह बराबर क्या किया गया है, संवैधानिक जो भी अधिकार है, लोकतांत्रिक जो भी अधिकार है, वो सब लोगों के बीच में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। तो ये दोनों ही मिल करके किसको सक्सेस बनाया है, फेडरलिज्म को सक्सेस बनाया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा भाई, व्हाट आर फैक्टर्स, क्वेश्चन डीप में जाकर एनसीईआरटी आपको घेरना चाहे, सीबीएसई बोर्ड 2027 एग्जाम, तो क्या पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन यहां पे क्या उठाएगा, व्हाट आर फैक्टर टू सक्सेस द फेडरलिज्म इन इंडिया, व्हाट आर फैक्टर टू सक्सेस फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघीय व्यवस्था को सफल बनाने के कारण कौन से, फैक्टर मतलब कारण, क्या होगा, Constitutional provision along with the democratic politics are a factor to success federalism in India. आंसर हुआ, समझ में आ गई बात। लोकतांत्रिक राजनीति को समझ लिया आप लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो समझते ही, संविधान में जो भी कानून लिखे हुए हैं उस कानून ने फेडरलिज्म को बनाने में तो मदद किया ही किया, साथ साथ अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं होता तो भारत में संघीय व्यवस्था इतनी ज्यादा सफल नहीं। क्लियर, समझ में बात आ गई। आगे कह रहा है कि दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकॉज शेयर आइडिया इन आवर कंट्री। दो शब्द फिर कहा, ये दो शब्द किससे रिलेटेड है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। कौन कौन सा शब्द है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, और दूसरा शब्द क्या कर रहा है, एंड डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर, डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर। ये डाइवर्सिटीज का मतलब तो आप लोग समझते हैं, धार्मिक विविधता, जाति की विविधता, भाषा की विविधता, ये सब मिलाकर के क्या कहा जाएगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहा जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, जो हेडिंग दिया था हम लोगों ने, लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट समझे। लिंग्विस्टिक स्टेट ये समझ लिया हम लोग, ये क्या है। आगे कह रहा है कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन लिखते जाओ। व्हाट वाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, व्हाट वाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल
पॉलिटिकल टेस्ट ऑफ इंडिया, सब पढ़ाए, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्लासेस में सब कुछ बता चुके हैं। आंसर क्या होगा? हाँ, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल टेस्ट इन इंडिया। बताया भी तो, डीप में जाकर के बताया, है ना। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा? लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल टेस्ट इन इंडिया। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। याद हो गया? हिंदी में बता दो इसको। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला परीक्षण, ठीक है, भाषाई राज्य थे। झूठ है? यस जमलो। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947, कह रहा है कि आप भारत का पुराना मानचित्र देखें, जब भारत ने अपने लोकतंत्र के यात्रा क्या किया, 1947 में प्रारंभ किया। इसका मतलब क्या हुआ? जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोगों ने डेमोक्रेसी को क्या किया, जब अपने देश में अपनाया। मतलब लोकतंत्र को लेकर के हमारी परंपरा, हमारी यात्राएं वहां से क्या हो गई, 1947 से प्रारंभ हो गई। क्लियर? एकदम एनसीईआरटी देखो, अक्षरशः उसको अंडरलाइन करके ट्रांसलेट कर देना, फिर समझा देना। क्या कर रहा पहला लाइन? इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप, अगर आप राजनीतिक मानचित्र को देखें, कहां के राजनीतिक मानचित्र को? भारत के राजनीतिक मानचित्र को। इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947, जब इसने अपने लोकतंत्र की यात्रा 1947 में क्या की, प्रारंभ की। एंड दैट ऑफ 2029 और 2019, यानी 1947 से लेकर के क्या कर रहा है, 1947 टू 2019 कह रहा कि एक मैप ये वाला देखे 1947 का, दूसरा मैप कब देखें, 1919 का। आप देखेंगे कि भारत का नक्शा ही क्या हो चुका है, भारत के राजनीतिक मानचित्र का नक्शा ही क्या हो चुका है, बदल। क्योंकि 1947 में सेलेक्टेड राज्य थे, 5, 7, 10, 8, 10 राज्य थे। 2019 आते आते यहाँ पर 28 राज्य क्या हो गए, बना दिए गए। कैसे बना दिए गए? बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा ना। कैसे? तो ये ज्योग्राफी के आधार पर, भाषा के आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कई राज्यों को क्या कर दिया गया, बांट दिया। ठीक है, समझ बात आ रही है? You will be surprised by extent of the changes। कह रहा है कि 1947 और 2019 के बीच का नक्शा देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक्सटेंड होने से मतलब बढ़ने से, राजनीतिक मैप ही पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बदल चुका है। 1947 का मैप कुछ और अलग था और 2019 का मैप कुछ अलग है। Many old states have been vanished and many new states have been created। कह रहा है कि बहुत सारे नए, जो पुराने राज्य थे, वायनेस्ट कर दिए गए, मतलब दूसरे राज्यों में क्या कर दिए गए, मिला दिए गए, और बहुत सारे नए राज्यों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, अब 1947 में जो पुराने राज्य थे उससे नए राज्य बन गए, और जो नए राज्य थे उससे उसको पुराने राज्यों में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो नक्शा का जो बाउंड्री है, बिहार का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, है ना, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, झारखंड का, ये सब तो उत्तराखंड, झारखंड, ये सब तो नए राज्य है भाई। और ये मान लो कि बिहार से झारखंड क्या हुआ, निकला, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड निकला। तो उत्तर प्रदेश का 1947 का मैप अलग था, उसमें उत्तराखंड इंक्लूड था। 1947 में बिहार का मैप कुछ अलग था क्योंकि झारखंड उसमें इंक्लूड था। अब दोनों के बीच में क्या कर दी गई, एक डंडी खींच दी गई, एक पाई खींच दी गई, उस पाई के उधर झारखंड, इस पाई के इधर क्या हो गया। तो भाई पॉलिटिकल जो मैप है वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्लियर है? many old states have been vanished and many new states have been created। area, ध्यान देंगे, area, boundary and name of the state has been changed। एरिया भी बदल गया, बिहार का एरिया बदल गया, बिहार की बाउंड्री बदल गई, और झारखंड का एक नया नाम हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है?
कह रहा है कि 1947 द बाउंड्री ऑफ द several old state of the India was changed in the order to create a new state. 1947 में बहुत सारे पुराने राज्यों से क्या कर दिए गए, नए राज्यों का निर्माण कर दिया गया। 1947 में जो पुराने राज्य थे उन्हीं राज्यों में से तोड़ करके कितने अलग अलग राज्यों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। This was done to ensure that the people who spoke the same language live in the same state. क्यों किया गया? वो इसलिए इंश्योर करने के लिए किया गया कि जिस राज्य में जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो उसी राज्य में क्या करेंगे, निवास करेंगे, है ना। जिस राज्य में जो भाषा की प्राथमिकता है, जो भाषा लोग बोलते हैं, समझते हैं, ठीक है, उनके लिए वही स्टेट्स क्या करो, निर्माण कर दो, ताकि भविष्य में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो बंटवारा किया गया किसके आधार पर किया गया, भाषा बोलने के आधार पर। पुराने राज्यों से नए राज्य बनाए गए तो किसके आधार पर बनाए गए भाई, भाषा बोलने के आधार पर, भाषा लिखने के आधार पर, भाषा समझने के आधार पर। क्लियर हुआ? Some states were created not only on the basis of the language but to recognize differences based to the culture, ethnicity and geography। चार शब्द है बेटा। पहला जो बंटवारा हुआ वो किसके आधार पर हुआ, पहला जो बंटवारा हुआ वो किसके, लैंग्वेस्टिक स्टेट का पहला बंटवारा किसके आधार पर हुआ, तो लैंग्वेज के आधार पर। दूसरा क्या हुआ, इथनिसिटी। तीसरा क्या हुआ भाई, ज्योग्राफी। ठीक है, क्लियर है। और हिस्ट्री, कल्चर। मतलब किस राज्य का भाषा क्या है उसके आधार पर बांटो, किस राज्य में एक ही तरह के जातिगत समूह है उस राज्य में बांट दो, उसका ज्योग्राफी क्या है, भौगोलिक बनावट कैसा है उसके अनुसार बांट दो, और किस राज्य का कल्चर कैसा है उसके अनुसार भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी 1947 में, 1947 में इन सारे शब्दों की कोई बाउंड्री सीमा नहीं थी, तो बड़े बड़े राज्य, ठीक है, इसी बड़े बड़े राज्यों में एक भाग लैंग्वेज से निकल गया, दूसरा भाग इथनिसिटी के कारण निकल गया, तीसरा भाग ज्योग्राफी के कारण निकल गया, और चौथा भाग कल्चर के कारण निकल गया। तो एक राज्य, ये पहले एक राज्य था, अब 1, 2, 3 और 4 राज्य क्या हो गए, निकल। कहेगा कोई कि राज्यों का बंटवारा किसके आधार पर किया गया, आंसर क्या होगा, द स्टेट्स वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इथनिसिटी, ज्योग्राफी एंड कल्चर। किसी को कोई डाउट है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अब 1947 का नक्शा ये सब इंक्लूड करके था, 2019 का नक्शा सब कुछ को अलग अलग करके हुआ, तो 4 राज्य क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो जब चारों राज्यों का बाहर निकल गया तो ये देखो, तो एक ही बाउंड्री है ना, ये एक ही एरिया है ना। अब इसकी बाउंड्री क्या हो गई, बीच में घेरा गया, इसको घेर दिया गया, इसको घेर दिया गया। तो अब ये यहां से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, इनकी सीमाएं भी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। 2019 में उत्तराखंड वगैरह, झारखंड 2001 में, ठीक है ना। मतलब ये पूरा कर रहा है कि 2001 से ही बंटवारा, 2000 से ही बंटवारा शुरू हुआ, 19 तक पूरे राज्य क्या हो गए, निर्माण हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कौन कौन से स्टेट को बांटा गया भाई, मतलब ये इधर ध्यान दो, लैंग्वेज के आधार पर, सिटी के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, कल्चर के आधार पर कौन कौन से नए नए राज्य का निर्माण किया गया। तो देखो आंसर लिखा हुआ है, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी, दिस इंक्लूड ए स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, क्लियर हुआ। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड किसके आधार पर बांटे गए, लैंग्वेज के, इथनिसिटी के, ज्योग्राफी के और कल्चर के आधार पर। क्या दिक्कत है बेटा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि when the demand for the formation of the state on the basis of the language was raised
यानी भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने का जब प्रस्ताव क्या हुआ, पारित किया गया। मतलब ये हम लोगों ने क्वेश्चन डाला कि क्या किया जाए भाई, भाषा के आधार पर राज्यों को क्या कर दो, बांट दो। जैसे ये प्रश्न क्या हुआ, राइज हुआ, मतलब उठा, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of our country। तो कुछ जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जो देश को चलाते थे, जो देश के लिए मरते थे, मिटते थे, जो देश के लिए जिंदा थे, उनको डर हो गया। फियर मतलब डर होना। इससे क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, इससे देश जो है डिसइंटीग्रेशन में हो जाए, मतलब कई भागों में बट जाए, देश के अंदर आंदोलन ना हो जाए, देश के लोग आक्रोशित ना हो जाए, देश में वायलेंस, हिंसा जैसी घटना ना हो जाए। इस बात को लेकर के हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता फियर हो गए, यानी डर गए। The central government raised linguistic state for some time, but the experiences have saw that the formation of the linguistic state has actually made the country more united। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार रुका नहीं। भाषा के आधार पर जब राज्यों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया, तो ये हमारे जो निगेटिव थॉट था, कंट्री कैन बी डिस्टिंग्रेटेड इन मेनी पार्ट्स, है ना, ये नहीं हुआ और हमारा देश पहले से और भी ज्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। यानी फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेस्टिक स्टेट, जब क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट बिकम अ पॉजिटिव फॉर द इंडिया। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। भाषा के आधार पर जब राज्यों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया, इससे हम डर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय नेता डर रहे थे, लेकिन जब बांट दिया गया तो इससे कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ, कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, बल्कि इसका हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इससे हमारा देश पहले से और भी बेहतर तरीके से काम करने लगा और यूनाइट हो गया। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव इजी। क्या हुआ भाई, इतने बड़े गोलाई को संभालने के लिए प्रशासन चाहिए था, और छोटे छोटे से भाग को संभालने के लिए क्या चाहिए, प्रशासन चाहिए। तो अब प्रशासन इतना बड़ा इलाके को देखरेख करता था, अब छोटे छोटे इलाके को क्या करने लगा, देखरेख करने लगा। प्रशासनिक व्यवस्था पहले से क्या हो गई, अच्छी हो गई, पहले से अच्छी चलाई जाने। Think that this solution favored the English spoken elites। Promotions of the Hindu continue to be the official policy of the government of India। और ऐसा माना गया कि हिंदी को ही क्या किया जाएगा भाई, भारतीय राजकाज की भाषा में स्वीकार किया जाएगा। Promotion does not mean that the central government impose Hindi on the state where people speak a different language। और इसका मतलब ये नहीं था कि अगर हिंदी में सब कुछ काम होगा तो वैसे राज्य जो अलग भाषा बोलते हैं उनको ऊपर जबरदस्ती से हिंदी को क्या किया जा रहा, थोपा जा रहा है। ये मेंटेलिटी नहीं, मतलब ये प्रस्ताव आया था कि हिंदी को ही क्या किया जाए, यहाँ का राजकाजी भाषा के रूप में स्वीकृति दे दी जाए। इसका मतलब कतई ये नहीं था कि जो राज्य हिंदी नहीं बोलते हैं उनको जबरदस्ती से हिंदी क्या करना है, थोपना है, यानी उनको अपना काम काज किसमें करना है, हिंदी में करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कभी भी मेंटेलिटी नहीं रही, इस तरह की कभी भी सोच नहीं रही। The flexibility shown by the Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in। और भारत सरकार के जो नेताओं ने अपनी पॉलिसी बनाई, नीति बनाई, इससे भारत टूटा नहीं, श्रीलंका की तरह टूटा नहीं, ठीक है ना। अपना सॉफ्ट पॉलिसी, फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाया, लचीला पॉलिसी बनाया, नीति बनाया, और सारे देशों को क्या कर लिया, सारे राज्यों को एकजुटता में समेट लिया। यही काम नहीं हुआ था कहां पर, श्रीलंका में, तो गृह युद्ध जैसे क्या हो गई थी, स्थिति उत्पन्न हो गई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। क्लियर, चलिए टुडे क्लासेस इज ओवर।